सेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। मैं उस वक्त तक उसे देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। आज फिर आसमान अबरआलूद था, मूसलाधार बारिश होने को थी। ये पहाड़ी इलाका था जहां मैं अपने अब्बू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। ऊंची नीची वादियों का सिलसिला बहुत ही खूबसूरत था। कहीं सपाट तो कहीं ऊंची जगहें थी और कहीं बल खाती हुई नीचे की तरफ पहाड़ियां जा रही थीं और उन पहाड़ियों पे बने खूबसूरत रास्ते बड़ा दिलकश मंजर पेश करते थे। मैं अपनी खिड़की के करीब आई। शीशों से बाहर का मंजर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक बर्फबारी होने लगी। फिर मेरी नजरें बर्फीली चोटियों से होती हुई उस पतली सी पगडंडी पर आ ठहरी जो यहाँ से सीधे शहर की तरफ जाती थी। मेरे अब्बू एक हफ्ते से घर से बाहर थे। मुझे याद नहीं कि मेरी माँ कौन थी। मैंने जब अपना होश संभाला तो मेरी माँ इस दुनिया में मौजूद ना थी। मुझे तो बस इतना ही पता था कि मेरे अब्बू ही मेरी अम्मी हैं। उनका काम शिकारियों की मदद करना था, इसलिए वो उन्हें शिकार के लिए अक्सर नए नए मकामात की तरफ ले जाते थे। यही उनकी आमदनी का जरिया था। कभी कभी वो हफ्तों घर से बाहर रहते और अब मैं तन्हाइयों की आदी हो चुकी थी। जब से मैं यहाँ आई थी, सामने वाले बंगले में कभी किसी को नहीं देखा था। बंगले के आसपास गहरा सन्नाटा रहता था। कभी कभी एक मखसूस कमरे से हल्की सी रोशनी नजर आती थी और फिर चलने फिरने की आवाजें भी आती थी। उस बंगले के बारे में यह मशहूर था कि अगर कभी कोई वहां आकर ठहरता तो एक दो दिनों में वो जगह छोड़कर भाग निकलता था। मशहूर ये था कि वहां भटकती हुई रूहों का बसेरा है। उस दिन भी ऐसी ही भीगी भीगी शाम थी। मैं खिड़की से लगी बाहर का नजारा कर रही थी। बहुत हसीन मंजर था। अचानक एक लड़का जो गालबन 14 या 15 साल का था उस बंगले की तरफ जाता दिखाई दिया जो मुद्दतों से बंद पड़ा हुआ था। यह लड़का बहुत ही खूबसूरत और दराज कद था। उसे उस बंगले के करीब देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि वो घर आसेब ज़दा मशहूर था। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं बस यही सोचती रही कि ये आखिर नौजवान कौन है और किस मकसद से यहाँ आया है। अगर ये शिकारी होता तो इसके पास साजो सामान होते, मगर उसके पास तो कुछ भी ना था। लेकिन फिर ये इस असेब ज़दा मकान में क्यों जा रहा है? शायद उसे उस मकान के बारे में कुछ इल्म ना होगा। मैंने सोचा कि भागती हुई जाऊं और उससे पूछूं कि वह कौन है और कहां से आया है, और फिर उसे बता दूं कि इस मकान में मत जाए क्योंकि यह मकान आसेब ज़दा है। मेरे देखते ही देखते वो बंगले में दाखिल हो गया। उसके पीछे एक स्याह बालों वाली बिल्ली भी चल रही थी। मैंने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता बंगले के करीब चली गई। वो लड़का उस वक्त बंगले में दाखिल हो चुका था और मैं चुपके चुपके उसे देखने की खातिर पीछे पीछे जा रही थी। जब मैं बंगले में पहुंची तो अंदर से दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने बहुत ही आराम से दरवाज़ा खोला तो ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मुझे अपना अंजाम मालूम है। मैं फिर कहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मानो या ना मानो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। उस लड़के की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मारे खौफ के मेरे जिस्म से पसीना फूट पड़ा और मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा, मगर मैं दम साधे खड़ी रही। मेरे कदमों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वहां से पीछे लौट जाऊं। उस लड़के की पीठ मेरी तरफ थी और वो किसी के सामने खड़ा होकर ये बातें कहे जा रहा था। तुम जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने तुमसे इश्क किया है। तुम्हारी और मेरी उम्र में फ़र्क है तो क्या हुआ? अगर तुम मुझसे बड़ी हो, मैं तब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मैंने तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है और मेरी ज़िंदगी में तुम किसी और की हो जाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लड़का पागलों की तरह बोले जा रहा था। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा और सरका कर देखा तो मुझे सामने एक औरत नजर आई। वो लड़का उसी औरत से मुखातिब था, लेकिन वो औरत खामोश थी। मैं अभी यही मंजर देख ही रही थी कि मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं घबरा कर दरवाजे के पीछे छुप गई और अपनी सांस रोक ली। मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। खौफ से मेरा बुरा हाल था। फिर अचानक खामोशी हो गई। मैं क्या देखती हूँ कि कमरा अचानक तारीक हो गया और कोई साया कमरे से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ रहा था। मैंने सिर्फ उसकी झलक ही देखी थी। ये वही कमसन अजनबी था। उसके कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और फिर वो तारीकी में गुम हो गया। फिर मैंने शीशों से कमरे की तरफ झांका
तो मुझे कमरा बिल्कुल खाली नजर आया। वहां तो कोई भी ना था। फिर ये किससे बातें कर रहा था और वो औरत कहाँ गई? खौफ की एक सर्द लहर मेरे सारे जिस्म में दौड़ गई। मैं छुपते छुपाते बाहर आई और सोच रही थी कि आखिर वो औरत कौन थी कि जिससे वो लड़का बातें कर रहा था। अब तो दोनों ही गुम हैं। मुझे वहां कोई भी नजर ना आ रहा था। दूसरी सुबह जब मैं फिर बंगले में गई तो वहां सन्नाटे का राज था। बंगले से होते हुए जब मैं बाग की तरफ गई तो वहां क्यारियों के दरमियान सफेद और पीले चेहरे वाली एक जवान खातून नजर आई। उसकी खूबसूरत आंखों में गहरी सोच थी। वो सफेद साड़ी में मलबूस थी। उसने अचानक एक नजर उठाकर मेरी तरफ देखा, मगर कोई सवाल नहीं किया। मैं उसके करीब पहुंची और उसे मुखातिब किया। वो बस मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। मुझे उसकी मुस्कुराहट थोड़ी अनोखी और अजीब लगी। मैं उस औरत से मुखातिब हुई और उससे कहने लगी कि मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। आप कब से यहाँ रह रही हैं? ये बंगला तो काफी अरसे से बंद है। कभी इसके कमरे में से रोशनी झलकती है, लेकिन अक्सर अंधेरा रहता है। आप यहाँ कब शिफ्ट हुई? लेकिन वो मेरी ये बात सुन के मुस्कुराती रही। फिर अचानक उसका चेहरा अंगारों की तरह सुर्ख हो गया। उसने सरसराती हुई और कांपती हुई आवाज में आसमान की जानिब देखते हुए कहा, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। अगर तुम सुन सको तो मैं तुम्हें सुनाने के लिए तैयार हूं। मैंने उस औरत की बात सुनकर असबात में सर हिला दिया। मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक और तिश्नगी भरी है। मैं उस वक्त जवान थी, दिलकश और खूबसूरत दुशीज़ा थी। न जाने उस कमसिन लड़के ने मुझे कहां से देख लिया था। वो मुझ पर आशिक हो गया था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई भी बात ना मानता था। बस हर वक्त अपनी मोहब्बत का दम मुझसे भरता रहता था। लेकिन जब उस कमसन आशिक ने मेरे लिए खुदकुशी की तो उसकी उम्र सिर्फ 15 या 16 साल थी और मैं 25 साल की औरत थी। उसने आखिर खुदकुशी क्यों की? मैंने चौंकते हुए उससे सवाल किया। वो सारी दुनिया से बढ़कर सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत किया करता था, लेकिन मैं मजबूर थी, उसे अपना ना सकती थी। मेरे घर वाले बहुत जालिम थे और वो अपनी जात पात से कहीं बाहर शादी ना करते थे, लेकिन हम फिर भी छुप छुप के मिलते रहते थे। मैं इकरार करती हूँ कि बेशक मैं ही उसी की मुजरिम हूँ। उसकी मासूमाना परिस्तिश का अंदाज उस वक्त मेरे लिए एक मजाक हुआ करता था। वो अश्कबार आंखों से मेरे सामने गिड़गिड़ाता और अक्सर जज्बाती होकर बोला करता था। वो हर रोज स्कूल से वापसी पे मेरी तरफ आ जाता था और हम अपने बागीचे में घंटों बैठकर बातें किया करते थे। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म हो रही थीं, मगर उसे जबरदस्ती स्कूल भेज दिया गया। उसी दौरान मेरा एक रिश्ता आ गया। लड़का डॉक्टर था, आला तालीम याफ्ता था और वो अपनी प्रैक्टिस के लिए लंदन जाने वाला था। मैं भी खूबसूरत थी, इसलिए उन्होंने मुझे फौरन पसंद कर लिया। लेकिन मेरे कमसिन आशिक को किसी तरह पता चल गया। वो पढ़ाई छोड़ छाड़ कर मेरे घर आ गया। वो बहुत सुस्त और उदास रहने लगा था, किसी से कोई बात ना करता था। एक दिन जब सुबह उठी तो दरवाजे पर एक छोटा सा कागज पड़ा हुआ था। उसमें लिखा था, तुमने उन तमाम हसीन वादों को तोड़ दिया जो मैंने तुम्हारे साथ किए थे। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने तुमसे क्या कहा था। अब मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। मेरी तुमसे आखिरी बार इल्तिजा है कि तुम इसी बाग में आकर मुझसे आखिरी बार मिलो। मैं कांप उठी और पहली बार मेरे होशो हवास उड़ गए। निहायत उजलत में गिरती पड़ती बाग की तरफ भागी। मेरी नजरें उसे इधर उधर तलाश कर रही थी। आखिर मैंने देखा कि एक घने पेड़ के दरमियान उसका जिस्म झूल रहा था और मेरे पहुंचने तक वो मौत की वादियों में जा चुका था। वो मंजर देखकर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। मेरी अम्मी मेरे सिरहाने बैठी रो रही थी। फिर जाने क्या हुआ कि वो भी ज़ारो कतार रोने लगी। उस औरत की कहानी सुनते हुए मेरी आंखों में भी आंसू उमड़ आए और दिल उदास हो गया। मैं उस औरत से कुछ कहे बिना वहां से उठकर थके थके कदमों से बाहर की तरफ आने लगी। मैं दिल में सोच रही थी कि उस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं उन्हीं मायूस और उदास कदमों से दरवाजे तक आई। अचानक मेरी नज़र गरासी की तरफ पड़ी। करीब ही एक बूढ़ा आदमी जो शक्ल सूरत से माली लग रहा था। उसके हाथ में खुरपी थी। शायद वो इस अजीबो गरीब बंगले का माली था। मैंने उससे पूछा, क्या इस बंगले की मालकिन यहाँ अकेली रहती हैं?
माली ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कौन सी मालकिन? उनको तो मरे हुए जमाना हो गया। उसके ये अल्फाज सुनते ही मुझ पर खौफ और घबराहट तारी हो गई। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं इस घर की मालकिन से अभी तो मिलकर आ रही हूँ और वो अंदर बैठी हुई है। मेरी ये बात सुनकर माली मुस्कुराने लगा। अच्छा मुझे ये बताओ, वो नौजवान जो यहाँ बराबर आता है वो कौन है? ये बात सुनकर माली ने एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ एक कब्र की तरफ इशारा किया जो उसी लान में ही थी। ये वही है मालकिन का कमसिन आशिक, जिसने आज से 40 साल कबल मालकिन के लिए खुदकुशी कर ली थी और उसके गम में मालकिन ने भी अपनी जान दे दी थी। ये नहीं हो सकता, तुम बकवास कर रहे हो। मैं अभी उस औरत से मिलकर आ रही हूँ। मेरी ये बात सुनकर माली ने कहकहा लगाया और मैं उसके कहके से डर गई। मैंने सोचा कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब मेरा रुख अपने घर की तरफ था। मैं तेज तेज कदम उठाती हुई उस बंगले से बाहर निकलने लगी। उस बंगले से निकलने से पहले मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई ना था। सरसब्ज लान की जगह झाड़ और कांटे थे। वो माली भी वहां से गायब हो चुका था। बस ये देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं किसी न किसी तरह भागती हुई अपने घर तक आ पहुंची। जब मैं घर आई तो बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मेरे वालिद मेरे सिरहाने बैठे थे और मेरा सर दबा रहे थे। मैंने सारा मामला उनके गोश गुजार किया। मेरी बात सुनकर वो भी अफसुर्दा हुए और मुझे तंबीह की कि आइंदा घर से बाहर उस बंगले की तरफ मत जाना। बस फिर चंद दिनों बाद ही हमने अपना मकान चेंज कर लिया। अक्सर ये सवाल मेरे जहन में उठता है कि क्या वो तीनों ही जिन्नात थे या कोई बदरूहें थीं जो उस बंगले में रहती थीं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।